नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर फिर 6 बजे हाजिर हूं आपके सामने। मुद्दा ये है कि कैसे एक आतंकवादी जो यूके में बैठा हुआ है, खालिस्तानी, आप जानते हैं, पन्नू, बहुत नाम सुना होगा, बहुत बकवास करते रहते हैं, कुछ भी आए बाएं अनाप शनाप कुछ भी बोलता रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर उसने एक वीडियो जारी किया। वैसे तो उस वीडियो पर चर्चा करने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की धरती पर जो राजनीतिक दल हैं, अब भले ही अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में घिरे हुए हों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर, प्रवर्तन निदेशालय को लेकर वो अपनी अलग आरोप लगा रहे हैं, सब चीजें हो रही हो, लेकिन ये भारत के अंदर का मामला है। लेकिन उसके बीच में जब विदेशी धरती से कोई आतंकवादी इस तरीके की बात करता है तो अजूबा होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि इस देश के मामले में ही, क्योंकि लिकर स्कैम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर जब भी बात हुई तो इसको लेकर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से विदेशी मीडिया भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, काफी उसकी दिलचस्पी रही। तमाम और लोग गिरफ्तार होते रहे तब बात नहीं हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तो उसमें उन लोग को भी काफी दिलचस्पी आई और वो लोग भी यहाँ पर आए। और चाहे जर्मनी हो चाहे यूएस हो, वो वहां से अपील कर रहे हैं कि भाई मतलब निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, सही कार्रवाई होनी चाहिए, सही ट्रायल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो देश के भीतरी मामले हैं, वो किसी भी देश का, जो कोई भी सोवरेन कंट्री है, स्वायत्त देश है, तो उसकी अपनी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया पर भरोसा राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि परमन सिंह पन्नू जब यूके से बोल रहा है तो उसकी बात पे बहुत ज्यादा हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि खालिस्तानी टेरर की जब हम बात कर रहे हैं, खालिस्तान कि किसी जब बंदे की वो बात कर रहा है कि उसको छुड़वा देना है, छुड़ाने की बात कर रहा है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि भारत का कोई भी राजनेता इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि आखिर विदेशी तत्वों को इन सब चीजों में इन्वॉल्व कौन करता है। और ऐसी स्थिति में पन्नू के साथ तो भारत का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, लेकिन जब आरोप इस तरीके से आते हैं तो उस पर सफाई और उसका प्रतिकार करना कई बार जरूरी होता है। लेकिन इस मामले में अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। और मुझे लगता है कि इसलिए नहीं कि आम आदमी पार्टी पर आरोप है, लेकिन ये चूंकि मामला भारत के राजनीतिक दल का है, भारतीय अस्मिता का है, राष्ट्रभक्ति का है, और कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राजनीतिक दल से हो, कोई भी पार्टी हो, मुझे नहीं लगता है कि भारत के हितों को गिरवी रखकर वो कोई कदम उठा सकती है। जिस आतंकवादी को छुड़वाने के एवज में बात कही जा रही, तो इतने दिनों तक ये पन्नू कहाँ था, इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जिस समय आम आदमी पार्टी चुनाव वहां पर लड़ रही थी पंजाब में, तो जो खालिस्तानी, जो सहानुभूति रखते हैं खालिस्तानी मूवमेंट के साथ में, वो लोग काफी खुश थे और वो काफी सहयोग देते दिखाई पड़े थे। इधर लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और पन्नू का ये वीडियो आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्थिति अजीब सी हो जाती है। खैर, इसके तमाम आयामों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीप्ति सिंह जुड़ गई। दीप्ति जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी अभय जी हैं, और राहुल, आप जानते हैं राहुल ठाकुर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दीप्ति जी, सीधे मैं आपके पास आऊंगा। परमन सिंह पन्नू का बयान, वैसे तो वो एक खालिस्तानी आतंकवादी है, बहुत कुछ बकवास करता रहता है, लेकिन जब उसका ये आरोप आया है कि $16 मिलियन उसने आम आदमी पार्टी को दिए एक आतंकवादी को छुड़ाने के एवज में, तो वैसे तो कोई भी ऐसे, कोई ऐसी जमीन से कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले में कोई उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई, उस तरीके से उसका प्रतिकार करने की कोशिश नहीं की गई। आमतौर पर उन पर जब कोई आरोप लगता है तो वो काउंटर ऑफेंस जो है उनका, वो बहुत शानदार होता है। लेकिन इस मसले पर ना बोलने का कारण क्या है? वो उसको बहुत तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, या वाकई इस मामले पर पढ़ना ही नहीं चाहते हैं? क्या लगता है दीप्ति जी आपको? देखिए, आपकी दोनों बातों से मैं सहमत हूँ कि पढ़ना भी नहीं चाहते और ऐसी बातों को तवज्जो भी नहीं देना चाहते। देखिए, सिचुएशन ऐसा है कि अभी आम आदमी के पार्टी पे जो कहर बरपा है, उस कहर को ही वो समझ पाएँ, उसको ही सँभाल लें, तो बहुत बातें उनके लिए सँभल जाएँगी। लेकिन अभी सिचुएशन ये है
कि उनके अभी जो उनको आघात जो लगा है उसको उसमें ही वो सँभल नहीं पा रहे हैं। ऊपर से यहाँ से बाहरी देशों की तरफ से भी कुछ ऐसे आक्षेप आने लग गए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि घर को सँभालें या बाहर को सँभालें। अभी यहाँ सँभालने वाला भी कोई जो एक कहते हैं जो ज़िम्मेदार काँधा होना चाहिए, वो काँधा भी नज़र नहीं आ रहा है। आतिशी अभी बहुत ज़्यादा कुछ सँभाल पाने के कंडीशन में है नहीं, क्योंकि जब केजरीवाल थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती क्या की कि एक लीडरशिप के अंदर जो होता है कि आप और भी कई लीडर्स को आगे बढ़ने का मौका दें, पर उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे अगर केजरीवाल है तो आम आदमी पार्टी है, अदरवाइज़ तो कोई कुछ है ही नहीं। अब अचानक से जो ये समय आया है, उस समय अब इतनी सारी चीज़ों को सँभाल पाना कौन-सा लीडर ऐसा आएगा वहाँ पे जो इन सब चीज़ों की जवाबदारी लेगा और उस पे जवाब देगा, ये बहुत-बहुत सोचने वाली बात है और इम्पोर्टेंट भी है। अब रही बात कि ऐसी बातों को तवज्जो देना, तो देखिए सिचुएशन अभी ऐसा है, ऐसे कमज़ोर मामलों में बाहर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुखरता मिल जाती है। ऐसे में हमें ये लगता है कि आम आदमी पार्टी इस सिचुएशन को गुज़र जाना देना चाहती है। वो नहीं चाहती कि ऐसे मामलों में कुछ और कहे जहाँ सफाई देने में इनको मुश्किल हो। और क्या है, ऐसे कुछ इल्ज़ामों के कोई हाथ-पैर तो होते नहीं। उसने कहा कि पैसा एम आई ऑडिबल? मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल दीप्ति जी, आपकी आवाज़ आ रही है, जी, बिल्कुल साफ आ ऐसे रही है। ऐसे लाउड एंड सिचुएशन क्लियर में प्लीज़। जब किसी इतने बड़े अमाउंट के ट्रांज़ैक्शन की बात हो रही है, तो हमें पता है कि भारत में इस तरीके के रेमिटेंस के लिए बहुत सारे इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप मुँह उठाकर इतने बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं, कब, कहाँ, कैसे दिया पैसा, ये सारी बातें हैं, बाद में जाँच पे आएगा। उसके सिर्फ़ कह देने भर से मुझे नहीं लगता कि किसी को तिलमिलाना चाहिए। आम आदमी पार्टी अभी जो कर रही है चुपचाप बैठकर, मुझे लगता है समझदार लोग और मैच्योर लोगों के यही यही होने चाहिए थे स्टेप्स। और मुझे लगता है इन सारी बातों में अभी कहीं से और भी बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकती हैं। थोड़ा जी। स्ट्रॉन्ग रहने की भी ज़रूरत पड़ेगी आम आदमी पार्टी के जो अभी के मौजूदा जो इनके अधिकारी होंगे या जो इसके नेता होंगे, उनको बहुत ज़्यादा सँभाल कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी अभी। जी। जी, हमारे साथ एसीपी वेद भूषण जी भी जुड़ गए हैं। वेद भूषण जी, बहुत-बहुत स्वागत है बुलंद बात टीवी पे आपका। जी, और नमस्कार। सीधे फिर आपके पास नमस्कार आना आशीष। चाहूँगा, जो बात अभी दीप्ति जी कह रही थी कि जिस तरीके का आरोप पन्नू ने लगाए हैं, क्योंकि मैं शुरुआत में आपसे नहीं, मैं एक बार बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत का कोई भी राजनीतिक दल हो, भारत में कुछ भी हो रहा हो, भारत का अपना निजी मामला है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, ईडी की गिरफ्त में है, तो उस स्थिति का फायदा उठाते हुए ये जो खालिस्तानी, जो आतंकवादी है पन्नू, इसका जो बयान आता है, इसको कितनी तवज्जो दी जानी चाहिए। और क्योंकि मैं इसलिए समझना जरूरी होता है क्योंकि जब इस तरीके की बातें किसी भी विदेशी धरती से जब आती, क्योंकि समस्या यहाँ आ गई है कि हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है कि विदेश की धरती से जब कोई आरोप लगे तो उसमें दम है, प्रशंसा हो तो उसमें फूला नहीं समाता है। लेकिन अब क्या स्थितियां यहां तक जाएंगी कि आतंकवादी कोई भी कुछ भी हिमाकत कर जाता है और उसका प्रतिकार ठीक से नहीं किया जा पाता है। क्योंकि देखिए, एज ए इंडियन तमाम लोगों की तमाम वैचारिक असहमतियां हो सकती हैं, बहुत से आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब कोई इस तरीके का आतंकवादी संगठन 133 करोड़ रुपए एक राजनीतिक दल पर, ऐसे दल पर जो ना दिल्ली में सरकार में है बल्कि पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में, बड़े राज्य में, प्रमुख राज्य में, वहां पर भी वो सत्ता में है, तो इन आरोपों को बिल्कुल क्या हवा में उड़ा देना चाहिए, या वाकई इसको लेकर आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि इसको पूरी तरीके से कतई खारिज किया जाए और इसको बताया जाए कि इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन इस तरीके कोई उपक्रम दिखाई नहीं पड़ता। क्या कहेंगे वेदभूषण जी? देखिए राजकिशोर जी, जहाँ तक पन्नू का संबंध है, पन्नू का कैरेक्टर पूरी दुनिया को पता है। पन्नू के खिलाफ भारत सरकार में इवन दिल्ली के अंदर केस रजिस्टर्ड है। जो उसकी तमाम वीडियो क्लिप्स हैं, जो उसके स्टेटमेंट आए हैं, वो एंटी इंडिया है, भारत विरोधी। अभी अपने विचारों के लिए वो जाना जाता है। ये ठीक है, उसका एक अपना विचार है कि खालिस्तान बनेगा और हम लोग वहां पर सत्ता में होंगे, तमाम तरह की बातें हैं। परंतु ये जो मामला, जिस मामले की वीडियो वायरल हो रही है, जिस विषय पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि जो केजरीवाल या इनकी आम आदमी पार्टी है, उनका प्रीवियस कंडक्ट कुछ ऐसा रहा है कि जो शक पैदा करता है। ठीक है, उस पर सरकार बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, ना इन्वेस्टिगेशन, इस तरह की चीजों की जरूरत है। परंतु जो इनका कंडक्ट रहा है पार्टी का, खास तौर से पंजाब के अंदर, आपको याद होगा अमृतपाल का जब इशू आया था, तो किस जी, तरह से पंजाब सरकार ने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। ये तो बिल्कुल। नेशनल
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने तमाम तरह के इंटरफेयर करने के बाद में, अरेस्ट करने के बाद में उनको आसाम की जेल में रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे एंटी इंडिया डिमॉन्स्ट्रेशन ऐसे हुए पंजाब के अंदर जिसमें पंजाब पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती हुई नजर आई थी। तो ये एक शक जरूर पैदा करता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी आप इकबाल सिंह के लिए एक लिखा हुआ लेटर 2013 का दिखा रहे थे, ये इससे कनेक्ट करती कुछ चीजें। भुल्लर एक, चूंकि 93 के एक ब्लास्ट के अंदर वो आरोपी हैं और उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस सरकार के पास है, तमाम कोर्ट्स के पास है कि उनको वो इनकार नहीं कर सकते इस चीज से। तो एकदम से इस चीज को दरकिनार कर देना कि पन्नू ने जो कहा है, हम उस पर चूंकि पहले से भी ट्रस्ट नहीं करते, स्पेशली मैं पन्नू के किसी भी स्टेटमेंट को बहुत गंभीरता से कभी नहीं लेता हूं। मैं उसको एंटी इंडिया आदमी मानता हूं। जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं, वो एक अच्छा खासा एक एडवोकेट आदमी है जिसको कानून का पता है। वो तमाम तरह की जो एक्टिविटीज करता है वो इंटेंशनली करता है। तो ये इस टाइम उसकी एक मिस्चीफ हो सकती है, मैं उसको एक शरारत की तरह देखता हूँ। ठीक है, वो भुल्लर के साथ में लिंक कर रहे हैं, राघव चड्ढा के साथ, वहां पर एक जो यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सेनेटरी है, उनके साथ में संलिप्तता, मिलना जुलना, तमाम चीजें हो सकती हैं। परंतु इस मौके पर चूंकि केजरीवाल जेल के अंदर है और केजरीवाल का जो तमाम प्रीवियस कंडक्ट है वो भी हमेशा चक्षुभा में रहा है। जैसे अभी प्रजात में जो वो कस्टडी के अंदर है, उनके तमाम मंत्री बोल रहे हैं कि जी मुझे वो जल के बारे में चिंता हो रही है, वो जो उनके रोने की मुद्रा में हो रही है। उनकी पत्नी एक लेटर सुना रही है, उनके सौरभ भारद्वाज जी एक लेटर सुनाने लगे कि ये मुझे लेटर आया, जो कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ना उनके पास कंप्यूटर है, ना उनके पास वो कोई मोबाइल है, ना उनके पास वो फैसिलिटीज है। जहां तक वकील का संबंध है, वकील कभी भी लेटर, इस तरह की चीजें ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके कंडक्ट के खिलाफ माना जाएगा। उसको एक लिबर्टी दी जाती है कि अपने क्लाइंट से बातचीत करने के लिए। इसी तरह उनकी पत्नी है और वो तमाम सीसीटीवी जो है वहां पर लगे हुए हैं उसके स्कैनर के अंदर है। तो इस तरह जो केजरीवाल का कंडक्ट है शुरू से शक के दायरे में रहा है। वो जो करते हैं कहते हैं, उनकी तमाम कथनी करनियां इतने सोशल मीडिया में इतने वायरल होते हैं, इतने उसके ऊपर व्यंग करते जाते हैं। आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे, राजकिशोर जी, पूरी दुनिया ने देखे हुए हैं। तो ये तो पन्नू तो एक मौके का फायदा उठाना चाहता है। वो कीचड़ उछाल के अलग हो जाएगा, क्योंकि उसको इंडिया आना नहीं। उसको पता है इंडिया आने के बाद में उसके खिलाफ इतने सारे केस हैं कि वो कभी जिंदगी में जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। तो वो ऐसे मौके पर फायदा उठाने के लिए, एक छोटी घटिया लोकप्रियता हासिल करने के लिए, वो इस तरह की एक वीडियो जारी कर रहा है कि इतने करोड़ रुपए मांगे गए थे। अब केजरीवाल सरकार की मजबूरी ये रही है या उनकी क्रुकनेस ये रही है कि सेकंड लाइन ऑफ एक्शन उन्होंने तैयार ही नहीं होने दिया। जो भी अच्छे लोग थे, चाहे वो किरण बेदी थी, प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे और तमाम लोग थे जिनको जो संभाल सकते थे, जानबूझकर उन्होंने उनको दरकिनार कर दिया। अब उनकी मजबूरी है कि उनके पास कोई कॉम्पिटेंट ऐसा, ना तो कोई मिनिस्टर है, ना कोई ऐसा एमएलए है जो उनके बाद उनको रिप्लेस कर सके। अब सुनीता जो उनकी पत्नी है, उनका नाम चल रहा है, कोई आतिशी का नाम चल रहा है। आतिशी ने 12 खंबा रोड पर जाके एसएचओ से बेहूद की झगड़ा कर लिया। तो कोई ऐसा सीजन कोई नेता नहीं है जिसको मैं और आप सब जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, राहुल जी बैठे हुए हैं, दीप्ति सिंह बैठी हुई, हम कह सके कि हाँ निर्विवाद रूप से एक बहुत बेहतरीन एक सीएम साबित हो सकते हैं टिल देन कि उनका भविष्य डिसाइड हो जाए। तो जो ये तमाम प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि उनकी जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो ये इतना कह सकता हूँ कि जो केजरीवाल ने किया है, जिस तरह से उन्होंने ड्रामा करके सरकार को खींच के ले गए, लोगों को आंखों में धूल झोंका। मैं दरअसल आपकी इस बात से तो कोई सहमत नहीं हो सकती है कि जिस तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा हमने पिछले कुछ समय से नई सियासत में देखा, तो लोकतंत्र में आंदोलन भी होते हैं, आवाज भी उठाई जाती है, इसकी बिल्कुल उठानी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि इट्स माई वे और हाईवे। हमने जो कहा वो सही, खाता ना बही। ये जो अंदाज है, ये राजनीति का बिल्कुल अनोखा है। सारी एजेंसियों को किनारे कर दिया जाए, न्यायपालिका को किनारे कर दिया जाए, इस तरीके की चीजें ठीक नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो उस समय जिस तरीके से विदेशी मीडिया की दिलचस्पी आई, तमाम दूसरे राज्यों, दूसरे देशों से जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, आमतौर पे ये देश का अंदरूनी मामला है। भ्रष्टाचार के मामले किसी देश में किस तरीके से होते हैं, लेकिन उसको एक बिल्कुल अलग रंग दे देना, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं अभय जी आपके पास आऊंगा सीधे सीधे। वैसे तो मैंने जैसा पहले कहा कि पन्नू जैसे वाहियात जो व्यक्ति
जिसकी कोई अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके आरोपों को हम दरकिनार भी कर दें। लेकिन उसको ये मौका कहां से मिलता है, ये हिमाकत उसमें कहां से आती है कि एक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि पर वो इस तरीके के आरोप लगा दे? क्योंकि पंजाब में जब चुनाव हो रहे थे तो जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर थे, जो सहानुभूति रखते थे, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई पड़ रहे थे। और वो कह रहा है कि जिस समय वहां पर 2014 में वो गए थे और उसके बीच में भुल्लर की रिहाई को लेकर एक तरीके का सौदा हुआ था। आपको लगता है कि इस तरीके की जब हिम्मत कोई आतंकवादी कर रहा, तो ऐसे मसले पर कम से कम आम आदमी पार्टी न सिर्फ इसका प्रतिकार करे बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों के साथ भी और केंद्र सरकार के साथ भी बात करे? क्योंकि मुझे बहुत ठीक से याद है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, प्रधानमंत्री जो मौजूदा हैं, उनकी जब वीजा को लेकर अमेरिका ने इस तरह की घटना की थी, तो भले ही उसको पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी किया हो, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसका विरोध जताया था। तो ये जो विदेशी चीजों को जो बहुत ज्यादा जगह देने की जो उपक्रम, जो कोशिश की गई है केजरीवाल की तरफ से, ये अब उन पर ही भारी पड़ रहा है कि एक आतंकवादी उन पर जो है आरोप लगा देता है 2 कौड़ी का, और उस पर पूरा बवाल खड़ा हुआ है यहाँ पर। अभय जी, आवाज आ रही है आपको? म्यूट है, उनका स्पीकर म्यूट है, माइक म्यूट है। अभय जी, अनम्यूट करें आप। अभय जी चलिए, जब तक अभय जी कनेक्ट नहीं होते, मैं यही सवाल राहुल आपके पास लेकर आ रहा हूँ। अभय जी जब जुड़ेंगे तब उनसे फिर चर्चा हम करेंगे। राहुल जी बिल्कुल, ये वही भगवंत गुरु पतवंत सिंह पन्नू है जो भारत को तोड़ने की हसरत रखता है। हालांकि जो उसने आरोप लगाए वो गंभीर है, उसकी जांच होगी नहीं होगी वो बात अलग है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी भारत में कहीं भी थोड़ी चिंगारी लगती है या आग लगती है, जिस तरीके से अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत उबल रही है, तो वो उसमें घी डालने से बाज नहीं आता, जो कि इनकी फितरत है, मंशा है। वो एक बार नहीं हजारों बार दिखी है। जब किसान आंदोलन चले तब भी उनको ऐसी बयानबाजी करनी होती है ताकि जो भारत में जो शांति है वो अशांति में तब्दील हो जाए। ये वही पन्नू है जो कहता है कि दिल्ली को पाकिस्तान बना देंगे। ये वही पन्नू है जो कहता है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, डीजीपी सबका कत्लेआम कर देंगे, संसद पर हमला कर देंगे। कनाडा और अमेरिका की गोद में बैठकर जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां चलाता है, जिस तरीके से भारत विरोधी बयानबाजी करता है, तो ये हर मौके पर कहीं ना कहीं भारत की सियासत की बात हो या आम मुद्दे हो, तो भारत की जो अंदरूनी मामले हैं उनमें दखलंदाजी की कोशिश करता है। अब ये बात अलग है कि इसने सिर्फ हेडलाइंस के लिए या सुर्खियों में आने के लिए ये बातें कही है या इसमें थोड़ा बहुत सच है। ये खैर ये जांच का विषय है, ये जांच एजेंसियां बात करेंगी या जो भी होगा वो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि पन्नू जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो दावा कर रहा है वहां पर कनाडा में बैठकर, उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसका जो दावा है, सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर केजरीवाल ने पैसे लिए। जिस तरीके से वो दावा कर रहा है कि हमने भाई भुल्लर को छुड़ाने के लिए जो 1993 में दिल्ली में जो हमले हुए थे, बम ब्लास्ट हुए थे, उसका मुख्य आरोपी है, उसको लेकर उसका दावा करना ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि ये उलझुल बयानबाजी करते हैं। ये भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो खालिस्तान के नाम पर, जो हर तरीके से चाहते हैं कि चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, जब इनका मौका मिले वहां पर जो भारत को जो तोड़ने की जो इनकी इच्छा है, जो भारत को तोड़ने की जो हसरत, जो मंसूबे पाले बैठे हैं, उन पर इनके मुहर लगे। कहीं ना कहीं अमेरिका, जर्मनी, ये जो पूरा मसला है केजरीवाल की गिरफ्तारी का, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। जर्मनी का बयान आता है, जर्मनी कहता है कि भाई निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जर्मनी के बाद अमेरिका भी वही सुर में सुर मिलाने लगा है कि जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है न्याय प्रिय हो, इसमें जो सारी चीजें उसका, हालांकि जो हमारा भारत सरकार है, विदेश मंत्रालय, वो जवाब भी दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से पन्नू ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए, तो हमें ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है, शायद संभव हो कि जब इस तरीके से शायद उन्हें थोड़ा मौका मिल गया हो। कुछ दिन पहले जो सुकेश चंद्रशेखर, जो खुद 200 करोड़ की ठगी का आरोपी है, वो भी कह देता कि भाई केजरीवाल के खिलाफ मेरे पास सबूत है, मैं सरकारी गवाह बनने के तैयार हूं। अब जैसे ही ये मामला तूल पकड़ रहा है जैसे ऐसे, तो जिनका 3 में 13 में शायद वो भी आकर बयानबाजी करने लगते हैं। हालांकि पन्नू का ये जो आरोप है, पन्नू के जो ये गंभीर जिस तरीके से आरोप लगाए, उसकी जो जांच है होगी या नहीं, ये तो जो भारत की जो जांच एजेंसियां उन पर छोड़ना सही रहेगा। जी दीप्ति जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा क्योंकि अभय जी से हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन हो नहीं पा रहा है कुछ। दरअसल मैं सच बताऊं, कई बार बहुत दिक्कत में फंस जाता हूं। कई बार पत्रकार होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते,
दरअसल समस्या यह है कि भारत में राजनीति अभी बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। बहुत नए-नए प्रयोग हो रहे हैं, नई-नई चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि भारत के लोगों को परिपक्व होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। लेकिन जब इस तरीके के तत्वों को आप कहीं भी थोड़ा-सा भी रूम देते हैं, अब अगर वो ये कहने की हिमाकत कर पा रहा है, वो ये कह रहा, मैं फिर कहता हूँ कि पन्नू जैसे शख्स को लेकर मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, लेकिन मैं इस मत के साथ में आपका मत भी जानना चाहूँगा, चूँकि आप जुड़ी हुई हैं, आप बहुत करीब से राजनीति को देख रही, समझ रही हैं, कि आखिर क्या पन्नू ने जो बयान दिया है, एजेंसियाँ इसकी जाँच करें ना करें, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका प्रतिकार सही तरीके से नहीं होना चाहिए? उस पर इतनी चुप्पी क्यों? क्या कहीं ये डर है कि पंजाब में जो खालिस्तान अंदर से जो थोड़ा-सा समर्थक कुछ तत्व हैं, उनके साथ उनके संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर उनकी कोई मुखर बयानबाज़ी नहीं आती। क्योंकि आप जानती हैं कि आम आदमी पार्टी कम से कम जवाब देने में उनका कोई जवाब नहीं है। वो मुँहतोड़ जवाब देते हैं, चाहे और डरते भी नहीं। लेकिन आखिर इस मुद्दे पर इस तरीके से क्यों चुप होना? तमाम मीडिया घरानों में जब खबर चलती है, तो उसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से और दिल्ली की तरफ से उनके जो मीडिया एडवाइज़र हैं, फ़ोन करते हैं, उस खबर को हटवाते हैं। लेकिन मीडिया के आगे आकर बात नहीं करना चाहते, जिन बातों पर बात नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत होती है, वो मीडिया के सामने लेकर आते रहे। तो आखिर कुल मिला के आपने जो रूम दिया, उस पे इनके जैसे वाहियात लोगों को, पन्नू जैसे वाहियात लोगों को, मैं बार-बार वाहियात शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ना उसके पास भाषा है, ना क्रेडिबिलिटी है, और वो जिस तरीके की बकवास करता है भारत को तोड़ने की, तो हमारे लिए तो वो बिल्कुल दुश्मन सरीखा होगा। और कोई भी राजनीतिक दल भारत का हो, निश्चित तौर पर उसकी क्रेडिबिलिटी उसके आगे तो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ऐसे लोग जब उस पर सवाल उठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गैप रह जाता है। उसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानेंगे दीप्ति जी? देखिए, मुझे क्या लगता है जब बात चली है तो कुछ तो बात होगी, है ना? कहीं तो कोई बात होगी, ऐसे तो इतनी बड़े अमाउंट की बात वो ऐसे नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मामला ईडी के अंदर है, ईडी पूरी जाँच-पड़ताल कर रही है और जिस समय का ये आरोप लगा रहा है और मुझे लगता है 2014 की बात कर रही हैं कि 2014-18 के आस-पास इन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, तो ये बात भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। लेकिन अलग बात है कि अगर ऐसी कोई बात है, तो ये जाँच में आ भी जाएगा। रही बात इस समय में आम आदमी के तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी इसके ऊपर कोई इनका कोई विरोध वाली बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई मीडिया में आकर कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। तो एक पुरानी कहावत है मौन वक्तम मिश्र का रुक्तम। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये सारे आरोपों को मानते भी चले जा रहे हैं, तो आगे जाके इनके लिए और थोड़ी भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये जो आरोप है मान लीजिए वो जैसे भी टुच्चे टाइप की पर्सनैलिटी ने इतनी बड़ी बात बोली है, लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाब में खालिस्तान के पैसे हैं, लगते हैं और वहाँ के राजनीति में खालिस्तान का बहुत बड़ा मतलब हाथ रहा है, शिरकत रहती है, वो बहुत एक्टिव रहते हैं वहाँ पे। तो इनका चुप रहना इनके लिए घातक नहीं, मेरे ख़्याल से बहुत घातक हो सकता है, तो इनको जल्दी से ही अभी कोई प्रेस रिलीज़ या इनको किसी भी तरीके से सामने आकर मीडिया में इनको अपनी बात कहनी चाहिए, पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये सारे झूठे आरोप हैं और इसका ये लोग अपने तरीके से कहीं निपटारा करेंगे। पर चुप रहना और लंबे समय से चुप रहना जबकि मीडिया में चारों तरफ शोर-शराबा बरपा हुआ है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो भी अभी आला कमान है, जिन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी ले रखी है, इनको निश्चित तौर पे ये ज़िम्मेदारी लेते हुए एक सफाई ज़रूर देनी चाहिए और मैं तो हमेशा कहती हूँ जब कुछ कहीं बात चली है तो कोई बात होगी, बिना आग के धुआँ तो नहीं निकलता। वो इतने ज़ोरों-शोरों से आके चैनल्स पे आके कह रहा है, वो अपना लाइव होके कह रहा है या अपने वीडियो कहीं न कहीं रिलीज़ कर रहा है और ये चुप हो गए तो थोड़ी-सी मुश्किलें इनके लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चीज़ें और हैं, कल इनका बेल का जी, मैटर दीप्ति भी जी। सुनने वाले हैं, अब हम लोग देखते हैं तो कल क्या बिना होने वाला आग है। के धुआँ नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल और अगर हम उन समय में जब आपके जी, समय ऐसा चल रहा है, जब आपके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और आपके सबसे जो टॉप के लीडर हैं, वो कहीं मुश्किल में हैं, ऐसे में जो भी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, इनको आकर ज़रूर क्लैरिटी देनी चाहिए और मुझे लगता है ये टाइम है, चुप नहीं रहना चाहिए। जी। बिल्कुल। वेद जी, मैं सीधे आपके पास आऊँगा अपनी पहलू में से, जी। क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता, दीप ऐसा कह रही हैं। मैं नहीं कहता हूँ इसमें कोई सत्य है, लेकिन अगर सत्य नहीं भी है, तो उनके हिसाब से तो ईडी की कार्रवाई झूठ है, उनके हिसाब से तो सीबीआई की कार्रवाई झूठ है, उनके हिसाब से आईटी ने जो कार्रवाई की वो भी झूठ है। तो जब सब कुछ झूठ है, उसका जवाब दे रहे हैं, तो इतना घातक आरोप, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये आरोप खालिस्तानी टेररिस्ट का ये आरोप कि आप उससे पैसा लिया है किसी राजनीतिक दल ने,
तो क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरीके की भारत में बाहर से पैसा लाने की व्यवस्था है, उसमें ये संभव है? वाकई क्या ऐसे आरोप हो सकते हैं? और आपको लगता है कि जांच एजेंसियों को वाकई इसका पेन लेना चाहिए? और पॉलिटिकल तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए ये कितना खतरनाक है? देखिए राजकिशोर जी, जहां तक पैसों का ट्रांसफर का संबंध है, जितने भी केस हुए हैं, ये एलिगेशन लगाया जाता रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, रिकवरी नहीं हुई है। आज आप हम्म, मुझे और दीप्ति को 1,000 करोड़ रुपया दे दीजिए, 5 मिनट के में आपको 1 मिनट के अंदर 1 रुपया नहीं मिलेगा। डिजिटल करेंसी का टाइम है, एक पैसा मेरे घर से नहीं मिलेगा। इसी हिंदुस्तान में चौटाला शिक्षक घोटाले के अंदर 10 साल की सजा खा गए, बहुत बड़ी रिकवरी नहीं हुई। लालू यादव हजारों जी, करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक सजा बहाल रही, कोई मेजर रिकवरी नहीं। जयललिता के खिलाफ केस हुआ, केवल बहुत फैंसी चप्पल और कुछ ड्रेसेज मिली, कोई मेजर रिकवरी उनके यहाँ से नहीं हुई। तो एक ये केवल मुखौटा कह देना जी, क्योंकि उनके घर से कुछ नहीं मिला, मनीष सिसोदिया घर से कुछ नहीं मिला। अब चूंकि जहां तक संबंध है, अब जो वीडियो वायरल हो रही है 84 राइट्स के बाद में, ये एक जो इंटरनल जो सिख मूवमेंट या कह सकते हैं, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, जर्मनी से चल रहा था, उसका बहुत कहीं ना कहीं असर आपने अमृतपाल के रूप में देखा। आपने बहुत सारे ऐसे मौके आए हिंदुस्तान में। अभी ठाकुर जी, राहुल जी 80 किसान आंदोलन का नाम ले रहे थे। किसान आंदोलन में बिल्कुल उन्होंने हमारे देश की जिस तरह तौहीन की, तिरंगे झंडे का अपमान किया, ट्रैक्टर लेकर जिस तरह से वहां पर, मैं तो उनको टेररिस्ट ही बोलूंगा जो हमारे देश की इज्जत नहीं कर सकते। और हमारे सारे कायदे कानून तोड़कर उन्होंने जिस तरह दिल्ली पुलिस के सिपाहियों की, थानेदारों की फजीयत की, वहां पेड़ के पत्ते की तरह हमारे आदमी गिरकर टूट रहे थे, तो एक तरह से हमारे ऊपर अटैक किया था पन्नू जैसे लोगों ने उनकी शय पर। क्योंकि इस तरह की बरगलाने की जो उनकी हरकतें हैं, इवन वहां की कनाडा की गवर्नमेंट भी, उनका भी रुख कुछ इस तरह का है। आपने देखा किस तरह से हमारे स्ट्रेंड रिलेशन कनाडा के साथ रहे, जब वो पीछे G20 के अंदर आए, उनको बड़ी तिलमिलाट लगी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, वहां के सिस्टम को। तो उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो जो पन्नू जैसे लोगों को वहां पर शरण मिलना, उनको प्रश्रय मिलना, चाहे वो यूके हो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, ये उनकी अब मजबूरी बन चुकी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो पन्नू की बात पैसे की ट्रांजैक्शन में नहीं, पर कहीं ना कहीं ये जरूर रिजल्टेंट है, जो आप लेटर अभी आपके चैनल पर दिखाई जी, दे रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन कहीं ना कहीं है। पैसे की ट्रांजैक्शन मैंने पहले बताया, आजकल बहुत इजी है। कुछ भी आपको डिजिटल में हजारों लाखों करोड़ रुपए तुरंत, बिटकॉइन, कितने हजारों तरह के कॉइन्स और डिजिटल करेंसी हैं कि आपके घर से एक पैसे की रिकवरी नहीं होगी। आपके पासवर्ड आपके माइंड में होना चाहिए, आप कुछ भी पैसा हजम कर सकते हैं। तो ये कह देना कि पैसा नहीं मिला, या जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि भाई 16 मिलियन, 16 मिलियन जो डॉलर थे या पाउंड से उनके तो कोई वेद जी, मेरा ट्रांजेक्शन हुआ सीधा होगा सवाल तो। आपसे, आपको लगता है कि ये मामला चूंकि लिकर स्कैम से भी फिर तो खतरनाक हुआ, ये तो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो आपको लगता है कि एनआईए को ये मामला हाथ में लेना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए? क्योंकि अगर ये वाकई इसमें थोड़ी भी सत्यता है या झूठ भी है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, जन नेता हैं, 2 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। क्या लगता है आपको? देखिए, जब से सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, यदि आप इनका कंडक्ट उठा के देखेंगे, तो कोई हम्म, देश के प्रति इनका कोई प्यार कभी आपको दिखाई नहीं देगा। मुझे अच्छी हम्म, तरह याद है, मैं एसीपी पार्लियामेंट था, इन्होंने रेल भवन के सामने सरकार में रहते हुए, ही वॉज जी, सीएम ऑफ दिल्ली, इन्होंने कहा कि 26 जनवरी की हम परेड नहीं निकलने देंगे। इन्होंने सारे सिस्टम को हाईजैक कर दिया। हमारे नेशनल का इतना बड़ा त्योहार, आपको याद होगा, पूरे हिंदुस्तान ने वो नाटक देखा होगा। तो इस तरह से इनके जो चेहरे हैं कई बार आए हैं, जो खुद कहते थे हम तो अनार्किस्ट हैं, हम तो इस तरह की चीजें करेंगे, हम नेताओं के घर जाएंगे, हम सरकार को काम नहीं करने देंगे। तो इनसे कुछ भी अपेक्षा की जा सकती है, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, किसी भी सीमा तक झूठ बोलते हैं। यदि केजरीवाल इतने ईमानदार थे तो पहला सम्मान आया था उसी पर जाके कहते कि मैं देशभक्त हूं और मैं हर कानून को मानने के लिए तैयार हूं। 10-10 बार सम्मान जा रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, कभी विपश्यना में जा रहे हैं, कभी बजट का भाषण ले रहे हैं, कभी हिमाचल जा रहे हैं, दूसरी जगह इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आप किस कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं? इस देश में तो एटलीस्ट नहीं करते, इस देश के संविधान में नहीं करते, इस देश की अदालतों में आपका सम्मान नहीं करते। अभी आप देखना, अभी चंडीगढ़ वाले मामले में कह रहे थे हमें अदालतों पर विश्वास है, जिस दिन अभी केजरीवाल की बेल पर बेल रिजेक्ट हुई है, इनके अब आदमी
टेलीविजन पर चूंकि वो कंटेम्प्ट हो जाती है कोर्ट की, खुलेआम बोल रहे हैं कि अदालतें बिक चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, हाई कोर्ट बिक चुका है, ये मुंह से बोल रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर आकर, कह नहीं पा रहे हैं मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया पर, जेल चले जाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, पर मानसिकता नहीं जा सकती इनकी, इनकी मानसिकता एनार्किस्ट की थी, है और रहेगी। इसलिए ऐसे लोगों का जेल में रहना ही देश के लिए बहुत अच्छा है कि ये जेल में रहे, लंबे टाइम तक रहे, पीएमएलए में रहे। जितने इन्होंने कांड और सुंदर कांड और घोटाले किए हैं, सारों की जांच होनी चाहिए। जल घोटाला, दवाई घोटाला, कौन से ऐसे घोटाले नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। इनके एक एक एमएलए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो इनको एक फंड दिया जाता है सरकार से, अभी उसकी जांच होगी। तो हो सकता है कि पूरी जितनी कैबिनेट तो पहुंच चुकी है, बाकी सारी जितने एमएलए, विधानसभा पूरी जेल के अंदर मिले 1 साल बाद आपको। अभी थोड़ा धैर्य रखें आपके व्यूअर, हो सकता है आने वाला टाइम बहुत चैलेंज का टाइम हो, और जो जितने भी ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, शायद जेल में रहकर इनको वो भी मुयस्सर न हो पाएंगी। थोड़ा वक्त का इंतजार और धैर्य रखें, जनता जरूर इसका इंतजाम जरूर होगा। ठीक है वेद जी, देखिए मतलब क्या होगा वो तो कानून अपना काम करेगा। आप चूंकि कानून, आपने वर्दी पहनी और आपने जैसा बताया कि जिस समय पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि आप उसी थाने में तैनात थे, मुझे बहुत ठीक से याद है, उन्होंने कहा था कि परेड नहीं निकलने देंगे। तो ये हरकत भी जब देश की अस्मिता पर, जो देश की शान है, आन है, बान है, उस परेड को आप अगर निकलने से रोकने देने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी वो मानसिकता कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। जब आप अपने आप को अराजकतावादी कहते हैं तो आप निश्चित तौर पर देश के संविधान को नहीं मान रहे होते, क्योंकि संघर्ष करना और मुद्दों के लिए आप कोई अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो देश से सीधे जुड़ी हुई चीजें हो उस पर अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो जब पन्नू बोलता है, राहुल सीधे मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो बात वेद जी ने कही, जो बात दीप्ति जी ने कही, कि दीप्ति जी कह रही है कि जब धुआं तो तभी होगा ना जब कहीं आग होगी। तो अगर ये कहने की हिमाकत उसको पड़ रही, क्योंकि उसने कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए तो ये बात नहीं कही, वैसे बकवास तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक केस बता रहा है। वो कह रहा है कि वो और लोगों से भी ज्यादा फ्रॉड निकले, इस तरीके की बात कर रहा है। तो ये हिम्मत उसको कहां से आ रही है? और जो बात वेद जी ने कही कि जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जिस तरीके की अराजकतावादी राजनीति की है नई सियासत के नाम पर, तो जब एक आतंकवादी विदेश की जमीन पर बैठा हुआ इस तरीके के आरोप लगा रहा है, तो लोगों को लगता है कि ये भी पूरी तरीके से गलत हो, जरूरी नहीं। तो ये कमाई है कुल मिला के आम आदमी पार्टी की। जी बिल्कुल। जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब अच्छे से सभी को याद है, और सियासी गलियारों में भी काफी ज्यादा चर्चा थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां पर जो खालिस्तान की मांग करने वाले नेता हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं, उनसे नजदीकियों को लेकर आम आदमी पार्टी के जो कद्दावर नेता थे उनको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं सामने आई थी। और अब जो आतंकी पन्नू है, उसने जो वीडियो अपना जारी किया है उसमें भी अरविंद केजरीवाल के साथ एक गुरुद्वारे का एक फोटो है जिसमें एक दो सिख लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनके साथ वो वीडियो उसने जारी किया और बताया, उसी वीडियो को लेकर दावा किया कि गुरुद्वारे में बैठे थे हमारे जो एक सहयोगी हैं सिख, जो उन्होंने कुछ नाम बताया था, उनसे मुलाकात हुई, उन्हीं के जरिए जो मीडिएटर यानी कि उन्होंने मध्यस्थता कराई थी कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, बीच में वो सारी चीजें जैसा उसने दावा किया है। लेकिन जिस तरीके से देखना होगा कि जब पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो अभी भी काफी ज्यादा जो वहां का देखा जाए तो वहां के जो जो कहा जा सकता है खुफिया एजेंसी हैं, वो भी बार बार अलर्ट करती रहती हैं कि किस तरीके से पंजाब में पहले से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर, जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर तस्करी और ड्रग्स, नशे का व्यापार, ये सब काफी तेजी से फला फूला है। जब कैप्टन अभी भी काफी अधिकारी और बहुत से लोग मानते भी हैं इस तरह को, अगर उनसे बात की जाए, वो बताते हैं कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में पंजाब की कमान थी, तब काफी हद तक जो सीमावर्ती जिले थे पाकिस्तान से, वहां तक जो चीजें थी दुरुस्त थी, काफी ज्यादा अलर्ट रहता था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो इसको लेकर सवाल तो उठने लगे हैं। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड, अगर जैसा आपने पूछा अरविंद केजरीवाल का, अगर मैं इस केस की बात करूं, शराब घोटाले में शुरुआत से मना करते थे, जैसे अभी वेद भूषण सर बता रहे थे, कभी विपासना, कभी रैली में जा रहे थे, कभी विधानसभा में बोल रहे थे, कभी विश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, तमाम वो बचते रहे। अभी भी अब अरविंद केजरीवाल जेल से संदेश भेज रहे हैं कि भाई देखिए, जल बोर्ड को, जल जो विभाग है उसे आदेश दे रहे हैं कि सीवर की सफाई हो, नाली की समस्या ना हो लोगों को, स्वास्थ्य मंत्री को आदेश दे रहे हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं हो। ये सब चिंता उनको है, उनको ये सब भी याद है, लेकिन जो ईडी जो सवाल पूछ रही है शायद उसके जवाब उनके पास नहीं है। ईडी पूछ रही है साहब आपका फोन कहाँ है,
जब शराब नीति बनी थी, जब आपने फेस टाइम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि फेस टाइम ऐप के जरिए आपने लोगों से बात की, आपने जो भी डील हुई थी आपकी, वो फोन कहाँ है? तो ठीक जैसे सिसोदिया ने किनारा कर लिया कि साहब फोन तो बदलते रहते हैं, खो गया, मेरे 4 फोन बदल गए, 6 बदल गए, कुछ ऐसी ही जानकारी हमारे सूत्रों से पता चला है, कुछ ऐसे ही जवाब घुमा फिरा कर गोलमोल जवाब केजरीवाल भी दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ बरामद हुए हैं, वहां से कुछ खास जानकारी अभी मिली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है कि जो पूरी डिजिटल तरीके से डील हुई है, डिजिटल तरीके से लेन देन हुआ है, डिजिटल तरीके से जो कहा जा सकता है चैटिंग, फेस टाइम जो मीटिंग हुई है, वो सारी चीजें अभी तक निकलकर सामने आई हैं। तो जैसा कि वेद भूषण सर ने भी कहा और दीप्ति जी ने भी कहा कि कहीं आग है तो आग नहीं होगी तो धुआं कैसा निकलेगा, धुआं कैसे निकल सकता है? तो कहीं ना कहीं हो सकता है, संभव है कि जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आम आदमी पार्टी का, चाहे वो दिल्ली से पंजाब की बात हो, तो संभव है कि वहां कुछ हो। दीप्ति जी, कुल मिला के ये तो रही पन्नू की बात, लेकिन अब अगर पन्नू भी आरोप लगा सकता है कि इतने करोड़ रुपए हमने दिए, तो जो ईडी आरोप लगा रही है कि शराब घोटाले के जरिए 100 करोड़ रुपए पंजाब और गोवा के चुनावों के लिए गए, तो फिर तो उन आरोपों को भी दम मिल जाएगा। अच्छा, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी जो टीम है, जो तमाम जो मुद्दे उसको डेविएट कर रही है, मतलब उसको डक करना तो अलग चीज है, कैसे उसको पूरी नई दिशा दे देते हैं वो। अब उन्होंने जैसे बहुत शानदार तरीके से शरत रेड्डी, जिसके बयान पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसने कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिए, चंदा दिया, लेकिन उसने और भी लोगों को दिया है। तो वो अश्वत्थामा हतो नरोवा ना कुजरो, ये जो बात है, जो अर्धसत्य के साथ जो खेलने की जो उनकी अपनी कला है, वो बड़ी अद्भुत है। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल जो है हाई कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की सुनवाई है, तो कल आपको लगता है न्याय की जीत होगी आम आदमी पार्टी के नजर में, जैसे कि चंडीगढ़ में हुई थी, वेद जी भी कह रहे थे, या उनको लगेगा कि भैया सब कुछ सेट हो गया, न्यायपालिका भी चली गई उस तरफ? क्या लगता है आपको? देखिए, न्याय की जीत किसकी तरफ से होगी ये देखने की बात है। सबसे बड़ी बात है न्याय किसको चाहिए। और केजरीवाल जी खुद के लिए उन्होंने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली जब उनको बार-बार सम्मन दिए गए। 10 सम्मन में भी आपको ये नहीं लगा कि भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है। और अगर आपको कहा जा रहा है आप आइए और अपनी, उस समय गिरफ्तारी की कोई बात तो थी नहीं, नॉर्मल थी कि आप आइए और आपसे जो कुछ सवाल-जवाब किए जाएँगे आप उनके जवाब दीजिए। आपने टेंड किया, आपने उनको मजबूर किया कि आपको उठाया जाए, पकड़ा जाए और जेल लेके जाया जाए। मुझे लगता है देखिए, जो केजरीवाल जी हैं गद्दावर नेताओं में आते हैं, इनकी बुद्धि बहुत चलती है। इन्होंने अपनी बुद्धि के बल पे एक आईआरएस होते हुए नौकरी को छोड़कर, और जिस तरीके से ये राजनीति में इनका एंट्री हुआ और कितने सारे लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया और कितने सारे लोगों को इस्तेमाल करते हुए शीर्ष पे पहुँच गए। नीचे के सारे लोग कहाँ चले गए पता नहीं। अभी नाम हम लोग देख रहे थे, गिनवा रहे थे, काफ़ी सारे लोगों के, बड़े-बड़े लोगों के नाम आ गए उसमें, और आज कोई कहीं नहीं है। आज सपोर्ट में भी कोई कहीं नहीं है। मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इतने गद्दावर नेता से इतनी बड़ी भूल कैसे हुई? उनको क्या लग रहा था जब ईडी बुला रही है, जब उसको बार-बार उनकी तरफ सम्मन उनके पास जा रहे हैं, इतने सारे बहानेबाज़ी के बाद, अब सारे काम कहाँ गए? दिल्ली के नालों की सफाई अब कौन करेगा बताइए? अब सारे ये जो जितने काम छूटे पड़े थे, वो कौन करेगा? इन्होंने क्यों नहीं समझा कि जब सरकार आपको बुला रही है, तलब कर रही है, आइए और अपनी बात, अपनी सफाई दीजिए। आज भी आपसे सफाई ही माँगी जा रही है। मुझे लग रहा है अपने यहाँ के जाँच एजेंसियों की काम बढ़ने वाले हैं। सीबीआई और अपने ईडी का काम तो था ही था, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन विदेशी धरती से हो रहा है जिसके बारे में वो कह रहा है। कह रहा है तो जाँच करने में क्या जाता है? जाँच एजेंसियाँ जाँच तो कर ही रही हैं। एक इसी सिलसिले में वो थोड़ी अपनी जाँच आगे बढ़ाते हुए, जैसे भी ट्रांज़ैक्शन हुआ हो, डिजिटल में हुआ हो, बिटकॉइन में हुआ हो, क्रिप्टो कॉइन में हुआ हो, जिस भी तरीके से हुआ हो, वो जाँच की जाए और इनको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सरकार बनकर आती है, जनता को आप चूना नहीं लगा सकते। आपने जनता से बहुत वादे किए, आपने कई चीज़ों को कहा हम सुधार करेंगे, लेकिन सुधार कहाँ करने की ज़रूरत है? राजनैतिक माहौल देश में धीरे-धीरे सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाने का ज़रिया बन गया। लोग जी-जान लगाकर कहीं न कहीं कोई ऐसा पद पा लेना चाहते हैं राजनीति के अंदर कि फिर मेरे साथ कुछ तो बैठकर खाएँगे। केजरीवाल जब आए थे तो लगा था एक नया आम आदमी व्यक्ति आया है, जो शायद एक नए आयाम लाएगा राजनीति के अंदर। लेकिन अब ये पता चलता है कि उनके बेटे की तरफ से कोई जिम का इक्विपमेंट है जो आम आदमी पार्टी उसको रेंट पे लेती है और 10 लाख रुपए किसी एक ट्रेडमिल के लिए देती है। बहुत सारी चीज़ें देखिए, पढ़ने को तो सबको मिल रहा है, कोई हम सारे जो बैठे हैं, हम उस बुद्धिजीवी वर्ग में ज़रूर आते हैं जहाँ हम चीज़ों को समझते हैं। लेकिन हमारे हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम तब तक चुप रहेंगे जब तक हमारी बारी ना आ जाए।
और हम लोग आज इस बारे में, इस विषय में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो राजनीतिक माहौल आज बन पड़ा है, जो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल अंधेरा सा छा गया है। आम आदमी पार्टी का टूटना आम आदमी का विश्वास टूटना है, क्योंकि एक व्यक्ति साधारण तरीके से शर्ट पैंट पहन के आम आदमी के बीच में घुलता मिलता है, उनके विश्वास को तोड़ता है और सिर्फ अपने और अपनी पार्टी के फायदे के लिए काम करता है। और सिर्फ फायदे के लिए काम नहीं करता, वो देश के दुश्मनों से भी हाथ मिला लेता है। तो ये जांच का विषय तो होना चाहिए और अभी बिल्कुल सरकार इस पे अपना कदम उठाएगी और निश्चित तौर पे जांच एजेंसियों को इसको आदेश मिल जाएगा कि इनके फर्दर जांच की जाए। और ये कल के जो आप न्याय की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कल इनको कोई रिलीफ मिलने वाला है और मिलना भी नहीं चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए। मैं सारी बातें छोड़ दूं, लेकिन क्या इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को माना? क्या इन्होंने 10 जो भी इनको गए संदेश है, उस ईडी के संदेश को या उनके सम्मन क्यों नहीं समझा? ये क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं? ये जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? कल को कोई भी ऐसी बात होगी तो जनता के सामने ये एक ऐसा नजीर पेश कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम सबसे ऊपर हैं, यहाँ हमसे ऊपर कोई नहीं है। आप किसी बड़े मसले पे, देश के जब सुरक्षा की बात होती है, देश की शान की बात होती है, जब 15 अगस्त 26 जनवरी को परेड होता है, कई बाहर के देशों के मेहमान आते हैं, आप उस समय कहते हैं हम तो जी विरोध करेंगे। आपका सारे ड्रामा जो पार्टी है वो तैयार रहती है। तो कहीं ना कहीं आप देशद्रोह का दिखा रहे हैं कि आपके अंदर राजद्रोह और देशद्रोह कूट कूट के भरा है और आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने जनता की भलाई के लिए क्या किया है वो तो नहीं पता, अपने खानदान को 7 पुश्तों तक बैठकर खाने के लायक तो इंतजाम कर दिया है। तो फिलहाल आपके लिए भी इंतजाम हो ही गया है, देखते हैं अभी कल क्या होता है, पर मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि कोई कल इनको रिलीफ मिलने वाली है। जी पर दीप्ति जी, आपने कहा कि 7 पुश्तों का इंतजाम कर दिया, लेकिन अब ये बैठ के खाएंगी कहाँ पर ये पुश्ते? अगर वो खुद जहाँ पर चले गए वहां पर रह गए तो अलग बात है। हमने जब चर्चा शुरू की तो लालू यादव के चारा घोटाले को हम नहीं भूले। लालू यादव जी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लिवर का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन उनके बच्चे बड़े आराम से अपने घरों में शादी और पार्टी कर रहे थे। तो इंतजाम तो लोग कर ही देते हैं, बेशक अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, उतना ही करिए जितना कि खुद के बोझ, अपने पाप के बोझ कंधे उठा लें। अदरवाइज आपके कई पोस्ट ये पाप का बोझ भी उठाती फिरेंगी। जी मतलब दरअसल मुझे तो आप जब ये बात कर रही तो मुझे तो बिल्कुल ये नारद और जो है वाल्मीकि का संवाद याद आ गया, जब उन्होंने कहा था ये पाप का बोझ के आपके परिजन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। तो जब उन्होंने मना कर दिया फिर वो रत्नाकर तो वाल्मीकि बन गए। खैर अब उस पर हम नहीं जाते मैथोलॉजी में। लंबे समय तक मक्खन मलाई खाना है तो गाय भैंस पालना पड़ेगा। आप किसी के बनाए मक्खन मलाई एक लिमिट के बाद आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको चुकाने तो पड़ेंगे पुश्तों। वे जी, चूंकि दीप्ति जी ने बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए और मतलब वो उसी भावना के तहत है जो बात आप भी कह रहे थे और जो हमने अपनी आंखों से देखा है। इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके की चीजें हैं, ये राजद्रोह की श्रेणी में भी आ जाती है, जिस तरीके की हरकतें वो करते रहे। तो कहीं ना कहीं दरअसल परमवंत सिंह पन्नू को ना तरजीह देने की इच्छा के बावजूद जब वो इस तरीके की बात करता है तो आपको लगता है, क्योंकि मैं आपसे ये बात इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ और इसलिए आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे दीप्ति जी हो, चाहे राहुल हो, चाहे हम सवाल उठा सकते हैं, हम कुछ कानूनविदों से बात कर सकते हैं, लेकिन जो कानून किस तरीके से काम करता है वो वर्दी पहनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। उस वर्दी को पहनकर आपने अपनी कर्तव्य निष्ठा के तहत आपने काम किया है। तो आपको लगता है कि जब इस तरीके की बातें उठ रही हैं तो भले ही उसमें सत्यता हो ना हो, उसकी जांच होनी चाहिए और ये तत्काल भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए, या आम आदमी पार्टी अगर अपने आप को पाक साफ बताना चाहते तो खुद कहे कि इसको बिल्कुल जो है जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए राजकिशोर जी, पन्नू के खिलाफ बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कुछ केसेस के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो चुके हैं, परंतु केजरीवाल की अब मजबूरी है कि वो तो जा चुके हैं जेल के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए। दीप्ति जी बिल्कुल ठीक कह रही थी, आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, अब वो वर्क फ्रॉम जेल की तैयारी कर रहे हैं। पहली बार सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, तो आपने बहुत सुना होगा, अब नया एक फंडा आया वर्क फ्रॉम जेल, तो जेल से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह सरकार को चलाया जाए। अब मैं जहां से डिबेट कर रहा हूं, यहाँ मेरा ऑफिस है ITO पर, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर सेक्रेटेरिएट है जहाँ पर केजरीवाल जी का ऑफिस है। वहां पर मैं जब भी सिक्योरिटी वालों से पूछता हूँ आते जाते कि हमारे CM साहब कितनी बार आते हैं, तो पता लगा कि वो 4 महीने से ऑफिस ही नहीं आए, कभी कभी ऑफिस आते हैं, क्योंकि उन्होंने शीश महल इतना बड़ा बना लिया है कि वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वो अपने ऑफिस में आकर अपने देखते भी नहीं, क्योंकि उनको साइन तो कहीं करने नहीं है, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, कोई उनके पास मिनिस्ट्री नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। ये तो इनको जेल जाने के बाद यही है कि वर्क फ्रॉम जेल मुझे करना है, तो अब वो वर्क फ्रॉम जेल भी नहीं है। उनके जो
आतिशी है, चाहे उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी, भूल गए कि वो ये कह रहे हैं कि जेल से लेटर आया, जेल से तो आया नहीं, स्टिल ही इज इन ईडी कस्टडी के अंदर है। तो वो जो ये गलती पे गलती करे जा रहे पब्लिक, जो जो दिल्ली की जो पढ़ी लिखी पब्लिक है, दुर्भाग्य है कि 400 रुपए की बिजली के लालच के चक्कर के अंदर ऐसी सरकारें दिल्ली के अंदर बनती रही है, दोनों बार से बनती रही है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि शायद फिर ये जेल में रहते सरकार बन जाए, ये याद रखना मेरी बात को, क्योंकि ये दिल्ली की जनता जो गरीब तबका है उनको बिजली पानी के अलावा फ्री में मिल जाए, वो उनको ही वोट देने के लिए तैयार है। तो हमारे और आप जैसे लोग तो केवल डिबेट करते रहेंगे, वो वर्क फ्रॉम जेल उनका चलता रहेगा। तो जैसी उन्होंने तैयारी कर रखी है, कल हालांकि उन्होंने सेशन बुला रखा है। हाँ, ये जरूर है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज है, चाहे वो आईबी है, चाहे दूसरी दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस है, जब इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया के अंदर होती हैं, आजकल उनके एक आईटी डिपार्टमेंट है जो तमाम इस तरह की एक्टिविटीज पर निगाह रखता है, तो वो जरूर इस बात को जरूर जानना चाहेंगी कि क्या इसकी सत्यता है, वो पब्लिक डोमेन में आएगी या नहीं आएगी इन्वेस्टिगेशन। परंतु ये एक जांच का एक विषय हो सकता है, एक इंक्वायरी का एक विषय हो सकता है, और मेरा मानना है जरूर होगा, क्योंकि पन्नू इस टाइम हिंदुस्तान की पुलिस के इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पर है। वो जरूर जानना चाहेंगे कि क्या केजरीवाल का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। आपने अमृतपाल का मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, किस तरह कनेक्शन लग के आया कि वहां पर थाने के अंदर हाईजैक कर लिया, वहां पर जाके उन्होंने अपने पवित्र ग्रंथ को थाने में ले आकर विस्थापित कर दिया, और वहां की पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। इसका क्या मतलब था कि एक तरफ से इशारा है कि तुम जो चाहे करो, पंजाब को लूटो, थानों पे कब्जा कर लो, थाने वालों की पिटाई करो, पुलिस वालों की पिटाई करो। ये तो सरकार ने वक्त रहते हुए आसाम में उनको ट्रांसफर कर दिया, वहां की जेल में वो आराम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा जाता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर सपोर्ट जरूर था कहीं ना कहीं खालिस्तान जैसे एलिमेंट को। और ये अब नहीं, बहुत बार ऐसे मौके आए हैं जहां पर बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर का काफिला वहां पर रोका गया, कितना हंगामा हुआ, उन्होंने देन एंड देयर कोई एक्शन नहीं लिया। जब बहुत भारी प्रेशर उनके ऊपर होम मिनिस्ट्री का माउंट हुआ, तब जाके उन्होंने एक छोटी मोटी कार्रवाई के तहत वहां के एसपी के खिलाफ कार्रवाई की। तो इस तरह से उनकी जो अंदरूनी इच्छा है, वो शिक्षा शक्ति है, वो कहीं ना कहीं खालिस्तान से जुड़ी हुई नजर आती है। चाहे वो ड्रग्स से रिलेटेड मामला हो, पाकिस्तान से कोई उनको फंडिंग हो रही हो, आईएसआई तो चाहता है कि इस तरह की चीजें हिंदुस्तान में हो, वो उसको जरूरत ही नहीं पन्नू जैसे लोगों की, वो तो खुद फंडिंग के लिए तैयार बैठा है कि पाकिस्तान में उग्रवाद दोबारा पनपे जन्मे, जिससे कि कनाडा में जो उनके सिंपैथाइजर बैठे हुए हैं वो तमाम तौर पे एक्टिव हो जाएं। और इसके कई एविडेंसेस पब्लिक डोमेन में भी है, सरकार के पास में भी है, और सरकार निगाह भी रखती है। जैसे अभी आपने जर्मनी का नाम लिया, जर्मनी को हिंदुस्तान ने तुरंत देन एंड देयर जवाब दिया। कनाडा ने हमारे राजनयिक को निकाला, मैं समझता हूँ विद इन 10 मिनट हमने उनके राजनयिक को तो धक्का मार दिया। तो अब वो देश वो नहीं है कि हम हर टाइम सिर झुका के उनकी जी हजूरी करते रहे कि गोरे साहब ने ये कह दिया, गोरे साहब ने कह दिया। अब जो हम लोग ब्राउन हैं, ब्राउन को भी हम प्राइड की तरह से देखते हैं। अब हम जवाब देने की स्थिति में, हिंदुस्तान जवाब देने की स्थिति में, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, और हमें अपनी अदालतों पर विश्वास है। अब आप देखना, दीप्ति जो कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि जब ये मामला बेल के लिए जाएगा तो यही कहा जाएगा कि आप 10-10 बार बुलाने पर नहीं आते, कल को हम आपको बेल दे दें, आप ट्रायल को फेस करेंगे या नहीं कहेंगे? आप बोल देंगे इलेक्शन आ रहा है पार्लियामेंट का, आपको विपक्षना की याद आ जाएगी। तो मुझे लगता है उनको बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा। और पीएमएलए जैसे ड्रैकोनियन लॉ जिसमें 45 सेक्शन है, जिसमें बेल का प्रोविजन ही नहीं है, तो अभी इनको तैयारी करनी चाहिए वर्क फ्रॉम जेल की, पूरी तरह सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए, कोर्ट से परमिशन लेके तैयारी करें। परवेज जी, वर्क फ्रॉम जेल को लेकर भी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि दरअसल एक बात आ रही है, एक बहुत पुराना 79 का केस है करुणानिधि का, आपको एम करुणानिधि का मामला, हालांकि उसको लेकर कई बार ऐसे कि मतलब वो पब्लिक सर्वेंट है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि जनता के टैक्स से अगर आपको वेतन भत्ते अगर आपको मिल रहे हैं तो आप पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आएंगे, ऐसा कोर्ट की टिप्पणी थी। तो क्या उस आधार पर होम मिनिस्ट्री यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं, वो क्या कोई फैसला ले सकते हैं उनको बर्खास्त करने का? बिल्कुल जी, ये एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी यदि वो जिद पे अड़े रहते हैं कि वर्क फ्रॉम जेल चलेगा। तो एलजी की जिम्मेदारी है, उन जिस पद पर बैठे उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली का कामकाज रुके ना, बिल्कुल सुगम रूप से चलते रहे। उस संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एलजी शासन लग सकता है। और यदि ऐसा वो जिद पे अड़ते हैं कि मुझे वर्क फ्रॉम जेल करना है, तो एलजी को, इसीलिए एलजी बैठे हुए हैं भाई, एलजी को लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस देश के, सारा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से होम मिनिस्ट्री के लिए जिम्मेदार है, और होम मिनिस्ट्री भारत सरकार के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो संवैधानिक संकट यदि खड़ा होता है, यदि कल जो सेशन बुलाया गया उसमें देखते हैं कि उनका क्या इंटरनल कोई निर्णय, हालांकि वो
सारी इंस्ट्रक्शंस पहले से देके गए होंगे, क्योंकि पूरी तैयारियां थी, उनको पता था कि जेल आज नहीं तो कल उनको जाना पड़ेगा, तो पूरी होमवर्क करके गए होंगे। उनके जो घर में जो राबड़ी देवी है वो बनेगी, आतिशी बनेगी, सौरभ बनेंगे, या कोई नया चेहरा राघव चड्ढा आ जाएंगे। राघव चड्ढा तो चुप हो गए बिल्कुल, तो बोल ही नहीं रहे, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है राघव चड्ढा की, परंतु कहीं ना कहीं इसका हिसाब किताब तो जल्दी ही पब्लिक के सामने आएगा। अब थोड़ा तो जो भी कल की एक्टिविटीज देख लेते हैं तो जरूर संवैधानिक संकट को, क्योंकि पब्लिक मनी से पैसा जाता है। अब वो जो बिल्कुल 70 करोड़ के महल में जो रह रहे हैं, उसका एक एक पैसा मेरे और आपके टैक्स से गया हुआ है। मैं इनकम टैक्स देता हूँ, जीएसटी देता हूँ, हर महीने मेरी जीएसटी जाती है, मेरा टैक्स जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ। तो मेरे आपका पैसे का हक उनको किसी ने नहीं दिया कि अपनी मर्जी से आप किसी को फ्री में बांट दे, किसी को कर दे। क्या आप लोगों से मेरे से पूछा कि ये आपका पैसा है, हम इसको फ्री में कहीं लुटा दें? तो हिसाब किताब जरूर होगा। और जो कानून है, ठीक है, हमारा कानून है, डेमोक्रेसी सिस्टम है, पूरी छूट दी जाती है, परंतु शिकंजा जब कसता है तो आपको याद होगा बड़े बड़े 30 मार्का जेल के अंदर पड़े रहते, सालों तक जेल में पड़े रहते, लोग नाम भूल जाते हैं। करुणा दीदी का नाम आपको याद है, क्योंकि आप पुराने पत्रकार हैं, नए लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन है। हो सकता है केजरीवाल का नाम लोग के भूल जाए कि भाई केजरी केजरी हुआ तो करते थे, वाल वाल हुआ करते थे, तो वो वाल भी चली जाएगी और केजरी भी चली जाएगी। देखिए, कहा ही जाता है कि हम भारतीयों का स्मृति पटल बहुत कमजोर होता है, और बाकी देखिए कोई भी खुदा नहीं होता है। मैं तो बार बार राहत इंदौरी का एक शेर अक्सर कोट करता हूँ कि लू भी चलती थी तो वादे शबा कहते थे, पैर पसारे अंधेरों को दिया कहते थे, उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद। और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते हैं, तो खुदा तो ऊपर ही है, बाकी तो जमीन पे जितने हैं सब उसके बंदे हैं। और कुल मिला के हर बंदे का हिसाब किताब होना है, कभी जनता की अदालत में, कभी उसकी अदालत में। और मुझे लगता है कि जनता को अगर जनार्दन कहा जाता है तो निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में वो न्याय करेगी करेगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके के संवैधानिक संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक तरफ तो पन्नू के बयान को अभी हम थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जेल से ही वर्क फ्रॉम जेल, अच्छा टर्म दिया है वेद जी ने। अगर वो वर्क फ्रॉम जेल की अगर वो वाकई बात करें, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्योंकि जेल में बैठ के डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लिखी जा सकती है, कुछ किताबें लिखी जा सकती हैं, आपका चिंतन हो सकता है, मनन हो सकता है, आप तपस्या कर सकते हैं, आप प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन क्या राजनीति भी की जा सकती है? क्या वहां से आप शासन भी चला सकते हैं? दिल्ली के लोगों को जो मुद्दे हैं, उनके जो हित की बातें हैं, क्या वाकई उस तरीके से चीजें चल सकती हैं? क्योंकि ये अपने आप में वाकई बड़ा अभूतपूर्व संकट खड़ा हो रहा है दिल्ली में। जी बिल्कुल, सबसे पहले इस बात की मैं जवाब दूं, उससे बता दूं कि मुझे लगता है कि जो सियासत में कोई शातिर होगा इस वक्त, तो अरविंद केजरीवाल है, जो पूरा इतिहास लगता है इतिहास बदलने आए, नियम कानून बदलने आए। अभी तक जो अरविंद केजरीवाल लंबी लिस्ट लेकर खड़े होते थे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन पर कार्रवाई नहीं होती, लालू यादव, तमाम नेताओं के वो नाम गिनाते थे कि एजेंसियां क्या कर रही हैं, मेरे हाथ में दीजिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज वही केजरीवाल ईडी को, सीबीआई को, सबको ठेंगा दिखाते हैं। ठेंगा ही नहीं दिखाते, अपने लिए जेल से सरकार चलाकर बिल्कुल इतिहास ही रचना चाहते हैं कि सिटिंग सीएम गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तारी के बाद भी पूरा अड़ा हुआ है जिद पर कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा अब देखिए किस तरीके से जब गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद सुनीता केजरीवाल मैसेज देती हैं, एक संदेश देती हैं जिसमें जिक्र होता है कि भाई आप लोग भूलिए मत, आपको जो 1000 रुपए वाला जो दाव था, उन्होंने महिलाओं के लिए 1000 रुपए देने का ऐलान किया था वो। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल वैसे तो ईडी की हिरासत में है, सीसीटीवी वगैरह सब होगा वहां पे, और वहां ईडी का दावा है, जो कानून के जानकार हैं उनका दावा है कि सरकारी फाइल साइन करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बातचीत हो सकती है, केस से रिलेटेड बात होगी परिवार और वकील से, लेकिन जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से सर ने बताया कि शायद वो दफ्तर नहीं जाते थे, अपने शीश महल में ही पूरी प्लानिंग किए हुए बैठे थे पिछले कई सालों से। आपने भी बताया, तमाम चैनल से पता चला, तमाम मीडिया रिपोर्ट छपी कि जब ईडी की टीम वहां पहुंचती है तो ईडी की टीम को ऐसे कुछ दस्तावेज मिलते हैं जिससे साफ हो जाता है कि कौन ईडी का अधिकारी इस केस से जुड़ा हुआ, कहां किसकी जांच कर रहा है, उसके कनेक्शन। यानी कि अरविंद केजरीवाल को ये तो पता था कि एक ना एक दिन उनकी गर्दन पर या उन पर आंच आनी है, फंदा आना है ईडी की जांच का। तो इससे पहले जो पूरी जो स्क्रिप्ट थी, ये कहे कि जेल जाने से पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, जिसे बहुत जल्दी जल्दी अंजाम दिया जा रहा था, स्क्रिप्ट फाइनल हो रही थी। चाहे वो फोन गायब करने हो जिसका अता पता नहीं है, जैसे सिसोदिया के केस में भी हुआ, ईडी के अधिकारियों की पूरी एक तरीके से कहा जाए उनकी जासूसी कराना हो, एक तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं है कि रातों रात केजरीवाल के मन में आ गया हो कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री ही रहूंगा, नहीं, ये सब पहले का प्लान है। जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उन्हें एक महानायक
के तरीके से पेश किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो देखिए। किस तरीके से पहले से ही कहा जा रहा था नहीं डरेंगे नहीं, बिल्कुल झुकेंगे नहीं, जेल से ही सरकार चला लेंगे। उन्होंने दिल्ली में एक कैंपेन या एक सर्वे करा लिया कि दिल्ली के लोग चाहते हैं। तो ये सब बहुत पहले बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। इसके अलावा अभी वो जल विभाग को आदेश दे रहे हैं, इसके अलावा वो ये जो है स्वास्थ्य विभाग को आदेश दे रहे हैं, आकर उनके बिल्कुल मंत्री राहुल, आते हैं, बाकायदा लेटर पढ़ रहे हैं कि हमें केजरीवाल जी ने जो हमारे लिए भगवान है बिल्कुल, वो हमें आदेश दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए प्लानिंग तो अरविंद केजरीवाल की माननी पड़ेगी। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके बाद उनकी राजनीतिक मंशा उसी समय स्पष्ट थी, लेकिन उन्होंने तो हर तरीके से उस समय इनकार किया था, कसम तक खा ली थी। खैर वो उनकी अपनी सियासत है, उनकी स्टाइल है। लेकिन मैं ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो समझना चाहूंगा, दीप्ति जी मैं आपके पास आऊंगा जल्दी से। अब आखिरी चरण में हमारे पास समय सिर्फ 5 मिनट बचा है, हम 2-2 मिनट चाहेंगे कि हम लोग बस चर्चा करें। आपको क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से शरत रेड्डी का मामला उन्होंने उठाया है कि ईडी के चूंकि वो गवाह बने, ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया और उनके बयान के आधार पर उनको अंदर किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेटर बहुत कमाल के हैं लोग, वो ये बात अपनी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ सिंपैथी उनकी तरफ जाएगी? देखिए, आरोप लगाकर आप अपने आरोपों को कम तो नहीं कर सकते ना। आपने आपने एक अच्छे काम ये आपने तरीका सीख लिया, बच्चे नहीं कहते, आपने कुछ को तोड़ा है तो बच्चा बोलता है नहीं उसने भी तो तोड़ा है। मतलब ये ऐसे नहीं कर सकते कि इससे आप अपने ज़िम्मेदारियों से बरी हो सकते हैं। उसको किस तरीके से उनको ईडी ने रिलैक्सेशन दिया या क्या वजह रही होगी, वो ईडी समझे। लेकिन अभी फ़िलहाल केजरीवाल ऐसा करके अपने आप को इम्यून नहीं कर पाएँगे फ़िलहाल, क्योंकि उन्होंने ईडी के जो धता बताने की कोशिश की है, उससे उनके जो नाराज़गी है, वो तो देखना पड़ेगा। और बाकी वो जो पेपर्स वगैरह की बात है, आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों को इसका एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं क्योंकि कुछ केसेज़ ईडी के साथ देख रही हूँ, कर रही हूँ, तो जब तक ईडी रिमांड पे किसी को लेकर रखता है, वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सिंपल। बिल्कुल। तो ये जो चिट्ठियाँ हैं ना, ये पहले से बनाकर रखी गई हैं और अब इस बात को लेकर जनता को भरमाने की कोशिश हो रही है कि उन्होंने चिट्ठी भेजी है। भेज ही नहीं सकते। और आपने भी बहुत राइटली सेड कि भई कैसे कर सकता है, टाइपराइटिंग कहाँ से हो गई, उसके प्रिंट आउट कहाँ से निकल गए, उन्होंने कौन-सी ऐसी चीज़ यूज़ किया। फ़ोन तक नहीं है उनके पास, वो किस तरीके से संदेशा भेज सकते हैं। तो किसी भी तरीके के बहानेबाज़ी से अरविंद केजरीवाल अभी अपने आप को इम्यून नहीं कर पाएँगे, ठीक चाहे किसी और को ईडी ने रिलैक्सेशन दिया हो, इनको नहीं मिलने वाला है। ठीक है दीप्ति जी, मैं वेद जी सीधे यही सवाल लेकर मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, क्योंकि बार बार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, बार बार भागने की तो कोशिश की गई, लेकिन उसके बहाने भी राजनीति खूब की गई है। वो अलग बात है, ईडी को ही पूरी तरीके से दोषी ठहराने की कोशिश की गई और अब तो तमाम विदेशों से भी अपने पक्ष में बयानबाजी जारी करवा ली गई। वो अलग बात है कि एक आतंकवादी उन पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है, उस पर पूरी पार्टी में चुप्पी है। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो अपनी सियासत रही है हिट एंड रन, और इस बार भी हिट एंड रन करके भागते रहेंगे? देखिए राजकिशोर जी, जो अप्रूवर बनाए जाते हैं अदालत की कंसेंट के बाद बनते हैं। अदालत ऐसा नहीं कि कोई मर्डर कर दे और एक आदमी ने उसमें बिल्कुल खड़ा हुआ तमाशा देख रहा हो उसको भी बंद कर दे। तो उसमें देखा जाता है अप्रूवल करते टाइम अदालतें देखती हैं कि क्या ये एक ऐसा आदमी है जिसका कम से कम योगदान इस क्राइम के अंदर रहा है और वो अच्छी गवाही दे सकता है, वो उससे कनेक्टेड है। तो ये बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुका है, जिसका जिक्र बार बार करके आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि उसको रिलीफ दे दिया अदालत ने और हमारे केजरीवाल जी के साथ जाती हो रही है। तो ये अदालत का कानून से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें कोई नेता पार्टी या पर्सनल कोई रंजिश का सवाल नहीं है, क्योंकि अदालत ने ईडी ने तमाम साक्ष्य पेश किए अदालत के सामने। ईडी की जो स्पेशल कोर्ट है कि ये इसको हम अप्रूवर बनाना चाहते हैं क्योंकि इसका पार्ट इस अपराध में बहुत कम है। कोर्ट ने सोच समझकर और उसको तब अप्रूवर बनाया है, इसलिए कहने से पीछा या उनका दामन साफ नहीं हो जाता कि चूंकि अप्रूवर से भी कोई कनेक्शन हो सकता है तो उसकी जांच हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। और आपको पूरा अधिकार है, अपनी वकील आपने इतने बड़े बड़े मनु सिंह भी जैसे वकील किए हुए हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरा अपराध जिसके आपने अप्रूवर बना दिया इसके बराबर का है, इसको भी इसी कैटेगरी में लाओ। बना किसने किया है? अदालतें खुली हुई है। जब आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, हर चैनल को पार कर सकते हैं,
तो आप इस अप्रूवर के लिए भी कोर्ट को में चैलेंज कर सकते हैं कि अप्रूवर को गलत अप्रूवर बनाया गया मेरे खिलाफ, इसको विड्रॉ करा जाए। तो इसमें कोई कानूनी मसला है, इसमें कोई रास्ते आपके बंद नहीं है। अदालत में आप बेल के लिए जा सकते हैं, अदालत में केस को आप झूठा बोल सकते हैं, ईडी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, उनके जो एविडेंस कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं उनको झुठला सकते हैं। निर्णय अदालत को करना है और सबसे बड़ी अदालत तक ये मामला जाएगा, क्योंकि जब नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, अब फिर जब सारी प्रक्रियाएं होंगी, ये मामला तो पुनः सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम सेशन कोर्ट से होता हुआ जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि छोटी अदालतें, नीचे की अदालत या राउज एवेन्यू की अदालत कोई उनको फेवर करके और निकल जाएगी। इसलिए जो अप्रूवर वाली बात है वो बिल्कुल जीरो है, उसमें कोई वजन नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए, सियासत अपनी जगह है, सियासत आप कुछ भी कर लें, लेकिन जांच की अपनी एक प्रक्रिया होती है। आप जांच की प्रक्रिया पे सवाल उठा सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन वास्तव में अदालत के सामने आपको कुछ तथ्य रखने पड़ते हैं, और अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो उसका पूरा आपको मनी ट्रेल दिखाना पड़ता है। तो आप कहने को कुछ भी कहते रहे, वो उसी तरीके से चीजें जाएंगी। खैर, अब पन्नू ने कितना सच कहा कितना झूठ कहा पता नहीं, लेकिन विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए निश्चित तौर पर ये बड़ा चैलेंज है। और हमारे जो दोनों अतिथि हमारे साथ जुड़े, दीप्ति सिंह जी भी जुड़ी, वेद जी जुड़े, राहुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार इस तरीके के मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे बुलंद भारत टीवी पर। आपको ये बहस कैसी लगी? आप अपने वक्तव्य हमें जरूर, अपनी टिप्पणियां हमें जरूर लिखकर भेजें। हम रोज आपसे 6 बजे शाम को इसमें मुलाकात करते रहेंगे। राजकिशोर, मैं मुझे दीजिए इजाजत। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।